हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जी हाँ, मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है इस चैप्टर में। बड़ा मजा आएगा आपको भी, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट ल्यूसिड वे। जितनी आसानी से हो सकता है उतनी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना 9/11 जो हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ठीक है, उसके बाद में क्या रिस्पॉन्स रहा यूएस का, वो हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, ओसामा बिन लादेन, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे बढ़िया मजेदार तरीके से। बहुत सारी नई नई चीजें भी बताऊंगा मैं आपको, और इसे हम कनेक्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसे हम कनेक्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर के साथ में कि टॉपिक में कैसे रिलेटेबल है ये, ठीक है, यूएस हेजेमनी को कैसे दर्शाता है ये। फाइन, मैंने आपको क्या बताया पिछले वीडियोस में कि यूएस हेजेमनी ठीक ऐसा नहीं कि 1991 के पहले से स्टार्ट हो गई है। यूएस हेजेमनी जो है, तो आपको दो राइडर्स को ध्यान में रखना है कि 1945 से ही अपनी वो हेजेमनी को धीरे धीरे स्टैब्लिश कर रहा है, और 1991 के बाद में ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां हमें ये देखने को मिलता है कि यूएस तो किसी की नहीं सुनता है, मतलब उसने अपने डोमिनेशन को ऐसे स्टैब्लिश करके रखा है। तो ये जो हिस्ट्री का पार्ट है, इसे कनेक्ट करना, इसका पॉलिटिकल एंगल समझना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, 9/11, तो 9/11 जैसे आप 9 देखोगे तो 9 मतलब सितंबर, तो यूएस ट्रेडिशन ऐसा है कि वो पहले मंथ लिखते हैं और फिर तारीख लिखते हैं, उल्टे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो 11 सितंबर के दिन हमला हुआ था, कहां पे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। स्टार्टिंग में जो फोटो देखी थी ना हमने, वहीं से कनेक्ट करो, इधर भी आ गई वो फोटो। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ बिल्डिंग जो है, उसमें क्या है, जाके एक एरोप्लेन मतलब एक एयरक्राफ्ट जो था वो घुसा दिया। किसने घुसाया, क्यों घुसाया, ठीक है, और उसमें लोगों की जाने भी गई है, काफी सारे लोगों की जाने गई है। तो वो सारे जो क्वेश्चन आपके मन में कूद रहे हैं वो सारे सॉल्व होंगे धीरे धीरे। ठीक, तो वो 9/11 का जो अटैक है वो समझेंगे और उसके कंसिक्वेंसेस क्या है वो समझेंगे। हेडिंग समझ में आ गई? हेडिंग समझ में आ गई तो आधा टॉपिक समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें। तो 11 सितंबर 2001, अब देखो 2001 है, तो आप थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है कंट्री में, हम यूएस के पर्सपेक्टिव से बढ़ रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है उस समय देश में, वो भी ध्यान में रखते चलना। 2001 में आप जैसे देखोगे तो बिल क्लिंटन, जो अंकल बिल थे ना, वो हार चुके थे चुनाव, क्योंकि यूएस का क्या सिस्टम है, मैंने आपको बताया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम, कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ही आप लड़ सकते हो चुनाव। 2 बार जीत गए तो ताली बजाओ बैठ जाओ, अपनी चुनाव ही नहीं लड़ सकते हो। इनफैक्ट ये है कि ऐसा आप सोचो कि चलो एक टर्म किसी और को आ जाने दो और फिर अगली बार लड़ लूंगा, मतलब 2004 में जाके चुनाव लड़ लूंगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हो। 2 मतलब 2। क्या होता है कि यूएस को आप देखोगे ना, तो यूएस में पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। आई गेस 1945 और 47 के आसपास अमेंडमेंट लाए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे तो वो 4-4 बार चुनाव लड़ जीत चुके थे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि अपने को लिमिटेशन लगाना चाहिए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला के ऐसा सेट कर दिया कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म जीतोगे और उसके बाद में आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो। तो आप सोचो कि बराक ओबामा आज फिर से चुनाव लड़ ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। उनकी वाइफ जरूर लड़ सकती है, और ये हमने देखा भी है ट्रेडिशन। तो वही ट्रेडिशन आपको यहां समझ में भी आएगा, वाइफ या फिर फैमिली। हम कहते हैं कि डायनेस्टिक सक्सेशन हम सिर्फ इंडिया में है पॉलिटिकल पार्टीज में, ऐसा नहीं है, बाहर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि 2002 मतलब ईयर 2000 में टर्म खत्म हो गया बिल क्लिंटन का। अब इसके बाद में जो जॉर्ज H.W. बुश थे ना, वो तो चुनाव हार गए थे। और एक चीज और है यहां पे कि एक बार आप चुनाव हार गए ना तो फिर से भी नहीं लड़ सकते हो, ऐसा। ठीक है, तो वो तो चुनाव हार गए थे, तो वो चुनाव हारने के बाद में अब क्या है, चुनाव हारने के बाद में अब उनका बेटा जो था, तो जॉर्ज W. बुश, उनका नाम भी बुश है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहां पे जो बुश है 2000 के बाद में जॉर्ज W. बुश प्रेसिडेंट बनते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? कुछ भी समझ नहीं आया तो इतनी चीज ध्यान रख लो कि पॉलिटिकल सिस्टम बदल गया है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो बदल गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बदलेंगे मतलब पॉलिसी बदलेगी। तो कब हमला होता है? 11 सितंबर 2001 में। ठीक, क्या होता है यहां पे? 19 हाईजैकर्स हेलिंग फ्रॉम नंबर ऑफ अरब कंट्रीज टुक कंट्रोल ऑफ 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ एंड फ्लू देम इनटू इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द यूएस। ये एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो 1911 का जो हमला था, तो ये जो सितंबर मतलब 11 सितंबर को जो हमला हुआ, उसमें आखिर हुआ क्या था? तो बहुत सारे मतलब कितने 19 हाईजैकर्स थे। मतलब उन्होंने क्या किया, प्लेन्स को, जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट थे उनको हाईजैक कर लिया और उड़ गए। अब उड़ने के बाद में क्या, उड़ने के बाद में ये है कि पायलट से बोलते इधर लेके चलो उधर लेके चलो, खुद पायलट भी थे उनमें से कुछ। तो उन्होंने क्या किया, वो जो 4 एरोप्लेन हाईजैक किए थे ना, तो वही चीज ध्यान रखना आपको कि 19 हाईजैकर्स हेलिंग फ्रॉम नंबर ऑफ अरब कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट। और वो जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एयरक्राफ्ट को बिल्डिंग्स में ले जाके टक्कर करवा दी। मतलब देखो टेररिस्ट जो होते हैं ना, उनकी भी अलग अलग स्टाइल होती है। कोई खुद बम बांध के कूद जाता है, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता, पकड़े गए तो प्लान फेल हो जाता है। उन्होंने क्या ट्रिक लगाई इस बार? उन्होंने ट्रिक इस बार ये लगाई कि उन्होंने बोला एयरक्राफ्ट लो और एयरक्राफ्ट ले जाके बिल्डिंग में दे मारो। ठीक है, तो हमला होगा, धमाका होगा, लोग बिल्डिंग में जो होंगे वो मरेंगे।
और उन्होंने बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चूज करी, ठीक है। तो यूएस में क्या कहा जाता है कि यूएस की धरती पे ये बहुत बड़ा हमला था। इसे अभी आप जैसे देखोगे तो क्या हुआ पहले एग्जैक्टली वो समझ लो, क्यों हुआ वो भी बताऊंगा मैं। तो हुआ क्या, तो 1 एयरलाइनर ईच क्रैश्ड इनटू दी, 4 एयरक्राफ्ट उड़े थे ना, तो एक नॉर्थ बिल्डिंग और एक साउथ बिल्डिंग, किसकी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, न्यूयॉर्क में। अभी जो न्यूयॉर्क का ये जो फोटो आप बहुत प्रचलित देखते हो, आपकी बुक में भी है, तो एक एक एयरक्राफ्ट उन्होंने दे मारे दोनों बिल्डिंग में, ठीक है। यहां टक्कर हुई, यहां टक्कर जो हुई उससे क्या हुआ, उससे आप देखोगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है डिसरप्ट हो गया, और ये इंटेंशनली करा है। इसके पीछे का अंडर करंट समझना, ठीक है। वो चाहते तो प्रेसिडेंट के घर में लाके क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट गिरा देते, उसकी भी प्रयास की थे, अभी समझेंगे हम, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करना मतलब एक तरह से यूएस की इकोनॉमी पे अटैक किया। उन्होंने सिंबॉलिकली ये बोला कि हम क्या कर देंगे, आपकी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे। आखिर कर कौन रहा था ये, तो ये अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप थे, वही अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप जिन्होंने, थोड़ा सा भी पिछले वीडियो में हम पढ़ के आए कि जिन्होंने एम्बेसीज पे हमले किए थे, ध्यान आया, एम्बेसीज 1998 में तांजानिया में और कीनिया में, ठीक है। तो इस तरह से 9/11 में जो हमला होता है तो वो यूएस की लैंड पे होता है, और ये उसका रिस्पांस था। देखो क्या होता है कि ईंट का जवाब पत्थर, पत्थर का जवाब ईंट, और ये उस तरह की कहानी चल रही है। तो यूएस ने भी रिटेलिएट करा था। मैंने आपको भी बताया 1998 में जो कीनिया और तांजानिया पे हमला किया, किसने, अलकायदा के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उसका पलटवार हमला कैसे किया, उसका पलटवार हमला देखोगे तो सूडान में, अफगानिस्तान में, जहां जहां सेंटर्स थे किसके, अलकायदा के, ठीक है, उन सेंटर्स को उड़ा दिया किसने, यूएस ने, अंडर क्लिंटन। तो ये बिल क्लिंटन के टाइम पीरियड में उन्होंने रिटेलिएट करा था, ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। अब क्या है, ये टेररिस्ट ग्रुप भी ठान के बैठे थे कि रुको, तुमने पत्थर मारा, हम बड़ा पत्थर मारेंगे। तो उन्होंने फिर ये टेररिस्ट ग्रुप ने बाद में बदला ऐसा लिया 9/11 के फॉर्म में, ठीक है। तो उन्होंने 9/11 के फॉर्म में बदला लिया। अच्छा, तो ये 9/11 में आपको समझा रहा हूं, ये ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर जो है ना, इस चीज को भी ध्यान रखना कि ये जो हमला हुआ, कहां कहां हमला हुआ देखो। तो 1 एयरलाइनर एक एक नॉर्थ साउथ बिल्डिंग में मार दिया। फिर क्या है, उसके बाद में देखोगे 3rd एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू द पेंटागन बिल्डिंग। पेंटागन बिल्डिंग कहां है पता है, तो ये देखो, इसका एयर, मतलब गूगल पे सर्च करना, एरियल व्यू आपको मिल जाएगा पेंटागन का, वो लगाना भूल गया मैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग ऐसी पेंटागन शेप में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पे यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है, ठीक। तो एक जो 3rd एयरक्राफ्ट रहता है वो यहां पे क्रैश करवाएंगे। तो द 3rd एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू द पेंटागन बिल्डिंग इन अर्लिंगटन वर्जीनिया, where the US डिफेंस डिपार्टमेंट इज हेडक्वार्टर्ड। तो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट यहां पे है वर्जीनिया में, ठीक है। तो अर्लिंगटन में यहां पे उन्होंने क्या किया, ले जाके एयरक्राफ्ट क्रैश कर दिया पेंटागन हाउस पे। और ये भी देखो, ये क्या है, उन्होंने बोला कि हम आपकी इकोनॉमी को मतलब बहुत उसके पीछे का लॉजिक समझना, उन्होंने बोला इकोनॉमी को नस्तानाबूद कर देंगे, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हम आपसे डरते नहीं है, आपके डिफेंस सेंटर पे हमला किया। तो जहां पे यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्ड है, एक हमला वहां किया। और एक और जो एयरक्राफ्ट उड़ा था, जिसको मतलब वो भी क्रैश करवाना चाह रहे थे, और वो इस बार उनकी पार्लियामेंट में, मतलब जो उनका कैपिटल बिल्डिंग है ना, यहां पे वो क्या करने वाले थे, क्रैश करने वाले थे, लेकिन यहां सक्सेसफुल नहीं हुए। तो द 4th एयरक्राफ्ट प्रिज्यूमेबली बाउंड फॉर द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस केम डाउन इन द फील्ड ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक है। तो ये कहीं खेतों में गिर गया, वहां तक पहुंच नहीं पाया उसका। लेकिन टारगेट ये मतलब प्रिज्यूम किया जा रहा था कि पेंसिल्वेनिया, मतलब ये जो कैपिटल बिल्डिंग है, वहां ले जाके क्या करने वाले, टक्कर करवाने वाले हैं। तो अब ये पूरा क्या हो गया, हड़कंप मच गया यूएस में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड एकदम सुन्न। क्यों, क्योंकि ये किसी नॉन स्टेट एक्टर ने, जैसे टेररिस्ट है ना, तो टेररिस्ट क्या है, टेररिस्ट का कोई देश थोड़ी ना है। तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर को हिला दिया है, ठीक है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर को भी क्या किया, उनके मतलब मेजर जो पॉइंट्स थे, चौक पॉइंट्स थे, उन पे हमला किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, डिफेंस डिपार्टमेंट पे। बच गए, नहीं तो पार्लियामेंट पे भी कर रहे थे, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, इसका इंपैक्ट देखो। तो 9/11 अटैक जो हुआ, 9/11 अटैक किल्ड नियरली 3000 पर्सन्स, 3,000 लोगों की जानें चली गई, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था यूएस जैसे देश के लिए। फाइन, दे हैव कंपेयर्ड टू द ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन डीसी इन 1814। और मतलब ये जो हमला हुआ ना, इसको देखो अलग अलग, फिर क्या होता है, न्यूज़पेपर वाले बड़ा बड़ा के अतिशयोक्ति अलंकार लगाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि 9/11 का हमला जो, इट इज कंपेयर्ड विद द ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन डीसी इन 1914। अब ये क्या है, तो ये भी बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा कि 1912 में लड़ाई लड़ी गई यूएसए और इसके बीच में, ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन को बड़ी ऐसी खुन्नस थी कि हमारी कॉलोनी थी, हमसे आजाद हो गए, हमारी को आंख दिखा रहे। तो ब्रिटिश फोर्सेस पहुंच गई थी कहां, यूएसए, ठीक है। और ब्रिटिश फोर्सेस यूएसए पहुंच के उन्होंने उनकी जो ये वॉशिंगटन डीसी में जो पार्लियामेंट थी उसको जला दिया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इसको कंपेयर किया गया कि 1914 में पहले 100 सालों पहले कभी हमला हुआ था
यूएसए में उसके बाद में ये जो हमला हुआ है 150 साल से ऊपर हो गया, 200 साल से ऊपर हो गया, ठीक है, तो मतलब लगभग 200 साल, तो ये उससे कंपेयर किया गया। एंड दी जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1941, फिर क्या होता है, फिर यूएस की मेन टेरिटरी पे कुछ नहीं हुआ था, तो यूएस का क्या है, आपको अगर ध्यान हो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो है ना, तो जापान फूल रहा था खूब कि जर्मनी का साथ है, तो जापान ने हमला कर दिया था किसके ऊपर, जापान ने हमला करा था यूएस के पर्ल हार्बर, मतलब एक नेवल बेस था, तो उस नेवल बेस पे जाके जापान ने हमला कर दिया, तो वहां पे यूएस सोल्जर्स की डेथ हो गई थी, और उसी के बदले में फिर यूएस ने बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी के, तो यूएस छोड़ने वालों में से नहीं था। तो लोग यही कंपेयर कर रहे थे कि जो ब्रिटिश बर्निंग हुई थी 1814 में, जो जापानीज अटैक हुआ था पर्ल हार्बर पे 1914, उसी स्केल पे एक हमला हुआ है 9/11, यूएस की नाक काट दी गई है, ठीक है, इस तरह से वर्ल्ड वाइड वो एक माहौल बन गया पूरा, ठीक है। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन जो जाने इसमें गई ना, ये 3000 लोग लगभग, और 3000 लोग सारे इंपॉर्टेंट लोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करने वाले, डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, ठीक है। तो लॉस ऑफ लाइफ जो था 9/11 का वाज मोस्ट सीवियर अटैक ऑन यूएस सॉइल सिंस द फाउंडिंग ऑफ द कंट्री इन 1776, मतलब जब से देश बना है तब से इतने सारे लोगों की जाने नहीं गई है। तो 9/11 का हमला जो था, तो देखो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत खुश हो रही थी कि हमने इतना गहरा घाव दिया है कि ये सदियों तक नहीं भूलेंगे, और नहीं भूलते, मतलब आज भी ऐसा कहा जाता है यूएस हिस्ट्री का सबसे डार्क, मतलब यूएस पावर को सबसे बड़ा डेंट यहां लगा था 9/11 में, ठीक है। तो अब व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ यूएस, इस चीज को तो वर्ल्ड ऐसा, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत अवेटेड सीरीज आने वाली हो कोई, तो उस चीज की तरह से इंतजार कर रहे थे कि अब यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जो यूएस अपने देश के बाहर अपनी एम्बेसी पे अगर किसी ने हमला कर दिया, ठीक है, तो दूसरों के देशों में मिसाइल दाग देता है, वो उसके खुद के देश में जब आपने इतना बड़ा हमला कर दिया तब क्या रिस्पॉन्ड करेगा। अभी आपके मन में जो सवाल कूद रहे हैं, हमला करने वाला कौन, ठीक है, हमला करने वाला कौन और क्यों किया, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। हमला करने वाला अलकायदा जो टेररिस्ट ग्रुप था, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर वाला खेल चल रहा था, और अलकायदा को स्टैब्लिश करने वाला इंसान था ओसामा बिन लादेन, ठीक है। तो ओसामा बिन लादेन जो है ना, ओसामा बिन लादेन यूएस की रेड लिस्ट पे कब से था, वो जब से उन्होंने कीनिया वगैरह पे अटैक किया था। ओसामा बिन लादेन की कहानी थोड़ी सी बताऊं मैं आपको। ओसामा बिन लादेन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया से उसको भगा दिया, उन्होंने बोला भैया तुम जबरन की हमारे यहाँ पे फिर मिसाइल विसाइल दाग देगा कोई, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया से फिर वो सूडान में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करता है, सूडान से अफगानिस्तान पहुंच जाता है। तो जिस टाइम पे क्या हो रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ है 9/11, उस समय पे अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन ने अपने बेस को स्टैब्लिश करके रखा था, ठीक है। ओसामा बिन लादेन को अच्छा इतनी खुन्नस क्या थी, तो आप देखोगे तो ही वाज इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, मतलब वो पैन इस्लामिक रीजन को लेके चलता था, और उसका ये मानना था कि क्या है कि जितनी भी एट्रोसिटीज हो रही है उसमें जो वेस्ट मदद कर रहा है एट्रोसिटीज की, मतलब उनका ऐसा मानना था कि कश्मीर में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है, वेस्टर्न कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल मार रहे थे। अफगानिस्तान में जैसे जो मुस्लिम्स की डेथ हुई है तो उसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब आप कह सकते हैं कि एक फेनेटिक, एक तरह का पागलपन सवार हो गया उनके ऊपर, किस चीज को लेकर, रिलीजन को, और इसी को रिलीजन फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है कि मतलब धर्म क्या सिखाता है, धर्म मानवता सिखाता है, लेकिन आप धर्म को जब ऐसे ले लोगे कि नहीं वो तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, कैसे बोल दिया, मार देंगे काट देंगे, तो वो क्या है, वो फंडामेंटलिज्म जो होता है ना, तो वो रिलीजन की बेसिक वैल्यूज से हट जाता है, ह्यूमनिज्म से हट जाता है, और वो फिर क्या होता है, वो हथियार उठा लेते, बदले में फिर क्रश भी करना पड़ता है। तो इस तरह से जैसे लोग नेचर ये दे देते हैं कि टेररिज्म इज हैविंग अ फेस ऑफ दिस रिलीजन, तो वो इस कारण से क्योंकि लोग उसको गलत परसीव कर लेते हैं, परसीव ऐसा कर लेते हैं कि खैर मतलब उस पॉइंट को अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना कि फंडामेंटलिज्म जो है किसी भी रिलीजन की, वो जब सिर पे चढ़ जाती है ना तो वो टेररिस्ट का रूप ले लेती है, और वही यहां पे हो रहा था, ठीक है, वही यहां पे हो रहा था, और उसी के चलते हमले हुए, ठीक है, उसी के चलते हमले हुए। तो उस हमले में अब इतने लोग मारे गए, इतने लोग जब मारे गए तो सबका इंतजार ये था कि अब यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। चलो देखते हैं। तो देखो थोड़ी सी पॉलिटिकल कहानी जो मैंने आपको बताई, बिल क्लिंटन से शिफ्ट हो गए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर, ठीक है, जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनके पास पावर आ गई थी। तो अनलाइक क्लिंटन, बुश हैड अ मेजर हार्डर व्यू ऑफ यूएस इंटरेस्ट एंड ऑफ द मींस बाय विच टू एडवांस देम, ठीक है। तो क्लिंटन का जैसे हमने देखा थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसी थी, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वो थे तो जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश के ही बेटे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने भी गल्फ वॉर में धूम मचा दी थी, मैं भी इस ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ठीक है, मैं भी इस ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो कैसे दोगे ईंट का जवाब पत्थर से, तो यहां पे वो समझो, ठीक है। तब क्या किया, तब उन्होंने डिक्लेयर किया ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। तो 9/11 का हमला हुआ, 9/11 के हमले के बाद में ग्लोबल वॉर ऑन
टेरर डिक्लेयर कर दी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोल दिया कि देखो, और एक चीज और बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन। हम है ना टेररिज्म के बारे में 1990 से चिल्ला रहे थे, क्योंकि हम कश्मीर इशू के चलते हम देख रहे थे कि टेररिज्म कितना बढ़ रहा है। ठीक है, हम कश्मीर इशू के कारण बहुत परेशान थे, हम हमेशा से ही टेररिज्म चिल्लाते थे यूनाइटेड नेशन पे भी। तो तब यूएस क्या बोल देता पता है, अरे ये तो वो साउथ एशियन नेशंस जो हैं और थोड़ा कुछ अफ्रीकन पार्ट जो है वहां पे ज्यादा दिक्कतें आती है टेररिज्म की, वेस्टर्न कंट्रीज में टेररिज्म जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसी अप्रोच थी। लेकिन जब उनके खुद के घर में जब हमला हुआ ना, तब उन्होंने अप्रोच ही बदल दी। उन्होंने क्या बोला, नाउ वी शुड लॉन्च अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, मतलब ग्लोबली हमें टेररिज्म को खत्म करना है। तो इस पॉलिसी के अंदर द यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, एक और आ गया, ध्यान रखो। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इनकी एक लिस्ट बना लेना कि कौन कौन से, डेजर्ट स्टॉर्म किससे जुड़ा हुआ है, इनफाइनाइट जो स्टॉर्म है वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ध्यान रख लेना, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है ना वो किस चीज से जुड़ा है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर से। जब यूएस ने अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करी, तो उसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब उसमें उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन अगेंस्ट ऑल दोस सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक, मेनली अलकायदा एंड द तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान। अब ये तालिबान एक और नया कैरेक्टर आ गया, वो भी बताऊंगा हिस्ट्री। देखो, अब आपको अफगान गल्फ वॉर समझ में आ गया था ना, अफगान वॉर वाला जो टॉपिक ऐड है सिलेबस में वो भी समझ लो, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे कनेक्टिविटी डेवलप करो। अफगान वॉर क्या है, तो ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम या फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया गया, जिसके चलते यूएस ने क्या बोल दिया कि हर वो सस्पेक्टेड इंसान जो कहीं ना कहीं 9/11 के अटैक में इन्वॉल्व था, उसको हम ढूंढ के घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, ये अप्रोच उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर कर दी। और उसमें उन्होंने कॉलर किसकी पकड़ी सबसे पहले, सस्पेक्टेड कौन थे, अलकायदा, मतलब ये अंकल, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को उन्होंने बोल लिया कि हाँ यही होगा। फिर अगली चीज क्या है, तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है, अफगानिस्तान की कहानी थोड़ी सी सुनो। देखो, मैं समझाता हूं आपको, प्यार से समझना। देखो, थोड़ा सा हम कनेक्ट करेंगे पिछले चैप्टर के साथ में, मजा आएगा आपको भी। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान, और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होने के और भी पहले, जब लियोनिड ब्रेजनेव का टाइम पीरियड था, आई गेस 78 में मैंने आपको बताया था ना, वो जो टाइमलाइन वाला वीडियो देखा था हमने, टाइमलाइन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, तो उससे भी पहले वाला जो चैप्टर था उसमें देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक ट्रीटी साइन होती है यूएसएसआर के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, फ्रेंडशिप ट्रीटी। ध्यान आया, क्यों फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है, तो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। कब तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, 1992 के पहले तक। 1992 के पहले तक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी। सुनते जाओ प्यार से। तो वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने और यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके रखी थी। तो अब क्या होता है कि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जब सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, कहां पे, अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान ग्रुप है ना, तालिबान ग्रुप फिर अगेन वो क्या है, एक तरह का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में विश्वास रखता है। वो कहते हैं कि नहीं, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे अफगानिस्तान को। ठीक है, तो जो यहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो यूएसएसआर का सपोर्ट लेती है और यूएसएसआर की फोर्सेस उतरती है। ध्यान आया कुछ, मैंने आपको बताया था कि हाँ 78-79 में क्या होता है, यूएसएसआर इन्वेड कर देता है अफगानिस्तान में। तो यूएसएसआर अफगानिस्तान में इसलिए इन्वेड करता है क्योंकि अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसकी उसे मदद करना था, ताकि जो इंसर्जेंट्स हैं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आवाज उठा रहे हैं, जो तालिबान ग्रुप है, उसकी आवाज को सप्रेस किया जा सके। अब लेकिन होता क्या, तो सोवियत और अफगान वॉर होती है। अब अफगान वॉर में अफगान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं लड़ रही है, लेकिन कौन लड़ रहा है यहां पे देखोगे तो अफगान के अंदर जो तालिबानी फोर्सेस, जो टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, वो लड़ रहे थे। तो अल्टीमेटली लेकिन होता क्या है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो तालिबान से ना, वो एक बड़ी टक्कर देते हैं किसको, यूएसएसआर को। यूएसएसआर को अपनी फोर्स विड्रॉ करना पड़ती है। ये हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको। तो अफगान वॉर्स के अगर मतलब अफगान क्राइसिस, जो अफगानिस्तान में जो भी इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान में जो भी इंसर्जेंसी है ना, तो उसके पीछे की अगर रूट्स को आप देखोगे तो वो कहां से है कि यूएसएसआर का इंटरवेंशन जो हुआ था वही लोगों को पसंद नहीं आया था, मतलब जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि क्रिश्चियंस हमारे यहां आ गए, हमारी कंट्री में कैसे उतर आए, और फिर हमले होते थे। अफगान और यूएसएसआर की वॉर चलती रही और यूएसएसआर को विड्रॉ करना पड़ा। तो आई गेस 88 तक उन्होंने अपनी पूरी फोर्सेस को विड्रॉ कर ली। 88-89 तक अफगानिस्तान वापस पीछे, अफगानिस्तान से यूएसएसआर पूरा रिट्रीट कर गया, पीछे निकल गया। ठीक है, अब क्या होता है, वो चले गया। उसके बाद में 1992 में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो भी खत्म कर दी उन्होंने, और तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, तालिबान की गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी। तो जो तालिबान की गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी वो भी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट,
अलकायदा भी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि वो जो ओसामा बिन लादेन था तो पहले सऊदी अरेबिया में था, सूडान में गया, सूडान से भाग के फिर उसने बोला नहीं तालिबान में मुझे शरण मिल जाएगी, तो उसने फिर अपना बेस जो तालिबान में मतलब अफगानिस्तान में अंडर तालिबान में स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है ना, अफगानिस्तान अंडर तालिबान में ओसामा बिन लादेन ने अपना बेस यहां पे स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। तो ये पूरी अफगानिस्तान की कहानी समझ में आ गई। तो इसी चीज के चलते क्या है, यूएसए को समझ में आ गया क्या कि अलकायदा और तालिबान रिजीम जो है वो इन्वॉल्व थे इस अटैक में, तो यूएसए ने बोल दिया हम तो बदला लेंगे। हम किस किस से बदला लेंगे, तो वही यहां पे बताया कि अलकायदा तो टेररिस्ट ग्रुप है, अफगानिस्तान में मिल ही जाएगा, तो इसीलिए यूएस फोर्सेस जो है ना, आप देखना यूएस फोर्सेस 2001 में इंटरवीन कर जाती है, मतलब 2001 में यूएस फोर्सेस यहां घुस जाएगी, कहां पे, तालिबान में, अफगानिस्तान में, और तालिबान रिजीम को पलटा देगी, बोल देगी कि नहीं, ठीक है, मतलब यहां जो तुमने सपोर्ट कैसे कर दिया हमारे यहां अटैक को, फाइन। और आप देखोगे तो बगदाद में भी यूएस फोर्सेज आती है 2003 के आसपास। मैंने सर इसको क्यों लपेट लिया, तो इसको इसलिए लपेट लिया, अब थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं, वो जो क्या कह सकते हैं कि गल्फ वॉर में वो बच गया था ना सद्दाम हुसैन, तो सद्दाम हुसैन को भी उन्हें पीटना था, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो दिया था कि इराक जो है, तो इराक में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो ब्रॉड आर्ग्यूमेंट दिया था वो ये था कि इराक के अंदर क्या है, इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और जो आतंकवादियों के हाथ में लग गया तो वो वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा, तो वो इस तरह से क्या है कि यहां पे भी इंटरवीन करती है यूएस फोर्सेस। अब देखो आप ये हम चैप्टर से कैसे कनेक्ट करेंगे कि जहां इच्छा हो रही वहां घुस जा रहे हैं, ठीक है, और मोटिव और कुछ ही रहता था। इराक में घुसने का जो मोटिव है ना, वो मोटिव सीधा सा ये है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मिले ही नहीं इराक में, उनको कुछ ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला, लेकिन इराक में घुसने का मोटिव ये था कि इराक के जो ऑयल फील्ड्स वगैरह है उनको कंट्रोल कर ले, सद्दाम हुसैन को हटाओ, ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करो ताकि एनर्जी सप्लाई की जा सके। तो ऐसे कह सकते हैं हिडन मोटिव्स के साथ में वो इंटरवीन कर रहा था, कौन, यूएसए, ठीक है। तो यूएसए क्या होता है, यूएस मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट आफ्टर 9/11, तो 9/11 के बाद में अपनी मेन फोर्सेस तो अफगानिस्तान में उतारते हैं, और इसी चीज को अफगान वॉर भी कहा गया, जो आपका मिडिल ईस्ट क्राइसिस का एक टॉपिक है ना, अफगान वॉर, गल्फ वॉर। तो अफगान वॉर समझ में आया। अफगान वॉर को आप देखोगे तो ट्रेस कहां किया जा सकता है, तो वो यूएसएसआर का फ्रेंडशिप ट्रीटी, यूएसएसआर की फोर्सेस का उतरना, ठीक है, फिर जो तालिबान से उनका प्रोटेस्ट करना और लड़ाई होना, अफगान और यूएसएसआर की यूएसएसआर फोर्स का विड्रॉ होना, तालिबान स्टैब्लिश होना। तालिबान जब स्टैब्लिश हो गया अफगानिस्तान में, उसने सपोर्ट किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। 9/11 के बाद में तालिबान रिजिम जो उसको पलटा देगा यूएसए, ठीक है, तो वही चीज यहां पे होती है। तो ऑपरेशन अगेंस्ट ऑल दोस सस्पेक्टेड टू बिहाइंड दिस अटैक, mainly Al-Qaeda and Taliban regime in Afghanistan. The Taliban regime was easily overthrown, ठीक है, but remnants of Taliban and Al-Qaeda have remained potent. अब यही चीज है, देखो मिलिट्री गई, मिलिट्री ने मारा पीटा खत्म कर दिया। देखो अफगानिस्तान का इशू तो आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ है, और अगर आप थोड़ा करंट अफेयर को फॉलो करते तो आपको अब ये समझ में आएगा कि आज तो ये स्थिति हो गई है, आज क्या स्थिति हो गई है कि अफगानिस्तान के में तालिबान को लेजिटिमेसी दे दी जा रही है, ठीक है। कुछ नेशंस की अगर आप बात करोगे तो जैसे यूएस भी एक्सेप्ट करा है कि हाँ ठीक है तालिबान ही गवर्नमेंट बना है, ठीक है। अब खैर नेचर बदल गया है, और ये इस टाइम पे टेंशन बहुत ज्यादा हाई था, तो तालिबान रिजीम जो था, तालिबान गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश करके रखी थी अफगानिस्तान में, उसको तो पलटा दिया, लेकिन जो टेररिस्ट थे, जो मुजाहिदीन थे, ठीक है, तो उन मुजाहिदीन ने क्या है, हमले करना बंद नहीं किया, तो उसके चलते टेररिज्म और कह सकते हैं और बड़े स्केल पे परफॉर्म करने लगे। तो फिर क्या होने लगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में टेररिस्ट जाके बम फोड़ते थे वहां पे, ठीक है, सुसाइड बॉम्बर चले जाते थे, वो ट्रक व्रक लेके चले जाते थे। फ्रांस भी नहीं छूटा, ब्रिटेन, यहाँ पे ब्रिटेन की फोर्सेस भी उतरी थी यूएस के साथ में, तो फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, हर जगह फिर क्या होने लगा, हमले होने लगे। छोटे मोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अलकायदा मेनली, तालिबान ग्रुप जो है, मुजाहिदीन जो है, वो इस तरह के हमले करने लगे, ठीक है। हैव रिमेन्ड पोटेंट एज इज क्लियर फ्रॉम द नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च्ड बाय देम अगेंस्ट वेस्टर्न टारगेट सिंस। तो ये 2000 मतलब ये 9/11 के बाद से आप देखोगे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से बढ़ती चली गई। तो उन्होंने जो भी सपोर्ट करता था यूएस को, जैसे इंडिया में भी आए, तो इंडिया में तो खैर वो कश्मीर इशू के कारण ज्यादा टेररिज्म है, फाइन। तो इस तरह से तालिबान रिजीम को खत्म तो कर दिया यूएस ने, और लेकिन उसका रिपल्केशंस आज तक आप देख रहे हो, ठीक है। आगे समझ में, अब देखो यूएस हेजेमनी इज विजिबल इन यूएस एक्शन। अगर हम कंक्लूड करें तो आपको यूएस एक्शन में यूएस हेजेमनी विजिबल है क्लियरली। ये जो यूएस ने इंटरवेंशन किया, तो सिर्फ इंटरवेंशन इतना नहीं था कि गए और वहां तख्ता पलट करवा दिया, तालिबान रिजीम को खत्म करवा दिया। यूएस ने 9/11 का बदला लेने के लिए एक्सटेंसिवली उसके जो एक्शन थे ना, वो एक्सप्लेनेटरी थे कि यूएस किसी से नहीं डरता, उसकी हेजेमनी है। कैसे? तो यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, often without the knowledge of the government of person being arrested, transported these person across countries and detained them in secret prisons. यूएस ने एक तरह से क्या है, हंटिंग प्रोग्राम चालू कर दिया है। उन्हें जिसके ऊपर सस्पेक्ट आ रहा था, जिस देश में सस्पेक्ट आ रहा था, सऊदी अरेबिया में रह रहा, उठाओ इसको, चलो लाओ,
ठीक है, कहां रह रहे हो, ईरान में रह रहे हो, इराक में रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो देश में आप, सस्पेक्ट होता अगर यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐसा लगता है कि ये इंसान 9/11 के हमले में जुड़ा हुआ था, इसको पकड़ो, तो उसको पकड़ के ले जाते थे और पकड़ के कहां डाल देते थे, पकड़ के ले जाके ग्वांटानामो बे में ले जाते थे। ठीक है, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, पता है आप सोच रहे हो कि सर उसामा बिन लादेन का क्या हुआ, तो वो पहले क्लियर कर दूं मैं कि ये जो यूएस का सर्च एंड हंट टाइप का ऑपरेशन चला ना, जिसमें वो जो भी सस्पेक्ट होता है उसे पकड़ पकड़ के ले जाते थे, और ग्वांटानामो बे कहां है, तो ये क्यूबा वगैरह है, ध्यान आया, तो क्यूबा के यहां पे ग्वांटानामो बे में एक प्रिजन बना के रखी है यूएस ने, तो उस प्रिजन में ले जाके डाल देते थे। और अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो सम ऑफ देम वेर ब्रॉट टू ग्वांटानामो बे, अ यूएस नेवल बेस इन क्यूबा, वेयर द prisoners did not enjoy the protection of international law or the law of their own country or that of US। तो यहां पे प्रिजनर्स को डाल दिया और कोई अधिकार नहीं है, मारो पीटो सच उगलवाओ बस। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया सिर्फ ये चीज जानने के लिए कि तालिबान का बेस कैसा ऑपरेट करता है, कहां। ठीक है, ओसामा बिन लादेन कहां मिलेगा, ओसामा बिन लादेन तो रेड लिस्ट पे था, लेकिन वो इंसान भी इतना चालाक था, बहुत ब्लफ करता था। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, अफगानिस्तान में जो कह सकते हैं इन्वेजन यूएसए का था, ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो यूएसए का इन्वेजन था, तो उस इन्वेजन के लिए अफगानिस्तान ने यूएसए ने पता है अपना बेस कहां बनाया था, पाकिस्तान में। पाकिस्तान नाटो का मेंबर था, ठीक है, ध्यान आ रहा है, तो पाकिस्तान ने जो कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न अलायंस था उसे ज्वाइन करा था, तो अब दोस्ती की ये निभाना पड़ेगी, तो वही दोस्ती निभा रहा था। पाकिस्तान क्या करता था, पाकिस्तान एक तरह से अपना बेस प्रोवाइड करता था यूएस फोर्सेस को, और यूएस फोर्सेस यहां से घुसती थी अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान ग्रुप था उनकी पाकिस्तान से भी क्या हो गई, दुश्मनी हो गई, तो पाकिस्तान में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बढ़े कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करते थे कि तुम यूएस को क्यों बेस दे रहे हो। ठीक है, तो एक तरह से आप देखोगे कि सारी मिस्ट्री आपस में उलझी हुई है कि यूएस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, और इसी कारण से तालिबान जो पाकिस्तान में भी बम फोड़ रहे हैं। तो आपने जैसे पेशावर वगैरह के जो हमले देखे होंगे, तो वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी ग्रजेस है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे चाहिए रहते थे, ठीक है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूएस का साथ दे देती थी। यूएस छोड़ो, मैंने आपको ये भी बताया था कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन सबने अपने अपने बेस प्रोवाइड करे थे यूएस को, ताकि वो ये जो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर है उसके लिए इन सारी जगह को क्या कर सके, अपना बेस बना सके और यहां से अटैक्स लॉन्च कर सके अफगानिस्तान पे, इराक पे, इन सारी जगह पे। ठीक है, तो हाँ, पॉइंट क्या था हमारा कि यूएस की हेजेमनी क्लियरली विजिबल है, वो डर नहीं रहा था। अब ये जो ग्वांटानामो बे वाला केस है ना, यहां पे भी क्या है, जगह जगह से लोगों को पकड़ के ला रहे हैं, अरेस्ट करके ग्वांटानामो बे प्रिजन में डाल दिया, कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे तो इवन दी यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट दीज प्रिजनर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यूएस जो है, यूएस हेजेमनी जो है, हार्ड पावर के फॉर्म में आपने इतना समझा। अब देखो एक बार कंक्लूड करते हैं, और आपको एक लिंक पकड़ा देते हैं हम। लिंक काई की पकड़ाते हैं, मैंने बताया ना कि यूएस ने इराक में भी इन्वेजन किया, और इराक का इन्वेजन 2003 का था। ठीक, ओसामा बिन लादेन जो आप जानना चाह रहे हो का क्या हुआ, तो ओसामा बिन लादेन छुपता रहा, इधर उधर भागता फिरता रहा। ठीक है, 2001 से ढूंढ रही थी यूएस फोर्सेस, अफगानिस्तान में उतरी हुई थी, अभी तक नहीं गई है, और अफगानिस्तान से पूरी तरह से। ठीक है, अफगानिस्तान से अभी तक यूएस फोर्सेस पूरी तरह से नहीं गई है, तो क्या सर उन्होंने अभी तक ढूंढा नहीं ओसामा बिन लादेन को? ओसामा बिन लादेन को तो 2011 में ढूंढ लिया। कहां मिला पता है? जहां उन्होंने बेस बनाया था अपना, पाकिस्तान में ही आपको क्या मिलेगा, ओसामा बिन लादेन मिल जाएगा, जहां पे यूएस फोर्सेस स्टेशन थी। तो खैर मिल गया, उसको ले जाके मार दिया, वो सारा सब कुछ हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया 2011 में। बाकी ये पॉइंट आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बेचारा इराक क्यों लपेटे में आ गया। तो इराक का इन्वेजन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान वॉर क्लियर हो गया, एक टॉपिक आपको। अफगानिस्तान वॉर मतलब ये जो इंटरवेंशन था, इन्वेजन था यूएस फोर्सेस का आफ्टर 9/11, क्लियर है। तो ये सारा, और इसी कारण से आप देखोगे तो पूरा का पूरा एरिया जो है ना, पिछले 20-30 सालों से आज भी मतलब पूरी स्टेबिलिटी नहीं है वहां, देखोगे। अब ये सब एपिसोड खत्म हो जाएगा, एकदम रिसेंट हिस्ट्री पे आओगे तो इराक में वो पैदा हो गए थे, कौन? ISIS। उन्होंने इराक को एक तरह से बर्बाद कर दिया था। अब ISIS जैसे तैसे खत्म हुआ है। अब देखते हैं चीजें कैसे अनफोल्ड होती है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहां तक मेरा तो मन ही नहीं मानता है, और बताते जाओ। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आया। आई होप आप कनेक्ट कर पाए, और बहुत सारे डायमेंशंस आपने सीख लिए हैं, बहुत सारे डायमेंशन सीख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इराक इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।